Hello everyone. Today we are going to study history of class 7. In class 7 we will study about the medieval period of history that deals only from 8th to 18th century. So let's start our first chapter, tracing changes through 1000 years. Means 1000 सालों के बीच जो भी चेंजेस है उनको स्टडी करना। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि कौन कौन से चेंजेस इस मेडाइवल पीरियड के बीच में आए जिनको हमें स्टडी करना है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, मैप ऑफ इंडिया. There are two maps given of India on your screen. As you can see there are some differences in both of maps. पहले मैप में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें श्रीलंका को सबसे ऊपर दिखाया हुआ और वहीं दूसरे मैप में श्रीलंका को डाउनवर्ड्स कर दिया गया, मतलब नीचे की तरफ दिखाया गया. लेकिन ये दोनों ही मैप्स इंडिकेट करते हैं सेम प्लेस इंडिया को. सो लेट्स डिस्कस सम डिफरेंसेस बिटवीन बोथ मैप्स. आर मैप फर्स्ट इज मेड in 1154 while map 2 is made in 1720. Map first made by Muhammad al Idrisi. The name of places were on Arabic in this map. Map first was used the people that came in India through land routes. In map first we can see that Sri Lanka was shown upside. In second map, that is made by French cartographer, the name of places were on French. This map was used by European sailors and Sri Lanka was shown डाउनवर्ड्स इन दिस मैप. दोनों ही मैप में डिफरेंसेस तो कई थे, लेकिन सबसे मेन जो डिफरेंस था वो था दोनों के डिज़ाइन में. वाई देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस इन डिज़ाइन बिटवीन बोथ मैप्स के बीच में बड़ा डिफरेंस क्यों है इनके डिज़ाइन में, क्यों श्रीलंका ऊपर है और क्यों एक मैप में श्रीलंका को नीचे दिखाया गया है. तो इसका आंसर है बिकॉज द साइंस ऑफ मैप मेकिंग हैड चेंज इन 600 ईयर्स. तो पहला मैप हमारा था 1154 में जो मोहम्मद अली इदरीसी ने बनाया था. उसके बाद जो दूसरा मैप बनाया वो 720 में बनाया. इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में 600 ईयर्स का गैप है और इस 600 ईयर्स के गैप में मैप मेकिंग के साइंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हुए थे. आवर सेकेंड टॉपिक इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. डिफरेंट पीपल एंड राइटर्स डिस्क्राइब डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ सेम वर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस मिडाइवल पीरियड में बहुत सारे लोगों ने एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब बताए थे. एग्जाम्पल, द वर्ड हिंदुस्तान एंड द टर्म फॉरनर एक्सप्लेन डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल इन द पास्ट में दो टर्म हिंदुस्तान और फॉरनर ये दोनों ही डिफरेंट पीपल्स ने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किए थे, मतलब इनकी डिफरेंट मीनिंग बताई थी. सो फर्स्ट स्टार्ट द हिंदुस्तान टर्म. पहले हम हिंदुस्तान टर्म में देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या थे, किसने इसको क्या बोला. मिनहाज ए सिराज वॉज अ पर्सियन क्रॉनिकलर मीन्स हिस्टोरियंस यूज द टर्म हिंदुस्तान इन 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी में सबसे पहले मिनहाज ए सिराज ने, जो कि एक पर्सियन क्रॉनिकलर था, उसने इस टर्म का यूज़ किया था. अकॉर्डिंग टू हिम द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द प्लेस बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर दैट कंट्रोल्ड बाय द स्लेव डायनेस्टी इज कॉल्ड हिंदुस्तान, बट ही नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया इन दिस हिंदुस्तान. मिनहाज ए सिराज के अनुसार पंजाब और हरियाणा के बीच का प्लेस, इंडस एंड गंगा रिवर के बीच का प्लेस जो कि स्लेव डायनेस्टी के कंट्रोल में था, केवल उसी एरिया को उन्होंने हिंदुस्तान बोला था. उन्होंने अपने हिंदुस्तान में कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था. It means South India was not the part of the Hindustan that tells by the Minhaj-e-Siraj. According to the Mughal ruler Babur, the natural boundaries of the Indian subcontinent, flora and fauna, as well as the culture of the people within it called Hindustan. मुग़ल जो एम्परर थे बाबर, उनके अकॉर्डिंग इस सबकॉन्टिनेंट की जो भी नेचुरल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं केवल वही हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई नहीं. उनके हिसाब से इस जो बाउंड्रीज़ थी इसका कोई रूलर नहीं था, मतलब कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी इंडिया उस समय नहीं था. एंड अनदर हिस्टोरियन अमीर खुसरो टोल्ड द सेम मीनिंग ऑफ द टर्म हिंद इन 14th century एज बाबर डिस्क्राइब्ड हिंदुस्तान इन हिज बायोग्राफी बाबरनामा. इट मीन्स हिंदुस्तान इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ कंट्री, इट इज़ जस्ट अ रीजन. एक अनदर हिस्टोरियंस हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने 14th century में हिंद वर्ड को ठीक वैसे ही एक्सप्लेन किया था जैसे कि बाबर ने जो हिंदुस्तान वर्ड का अपना मीनिंग बताया वो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखा हुआ है और उसने ये मीनिंग 16th century में बताया था. उनके अनुसार इंडिया जो है कि कोई कंट्री नहीं है, ये बस एक रीजन का नेम है. इन प्रेजेंट द टर्म हिंदुस्तान कंसीडर एज द सोवर्जिन नेशन. और आज के टाइम में हम हिंदुस्तान को एक सोवर्जिन नेशन के रूप में जानते हैं. सोवर्जिन मतलब संप्रभुता, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है और हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है. सो लेट्स कम टू द सेकेंड टॉपिक, फॉरनर. फर्स्ट टर्म हिंदुस्तान हमने देखा कि डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट तरीके से उसको डिस्क्राइब करा है. उसी तरह से सेकंड वर्ड फॉरनर, जिससे हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं. इन प्रेजेंट डे वी ऑल नो दैट द पर्सन बिलोंग्स टू अनदर नेशन इज कॉल्ड फॉरनर.
कोई भी पर्सन जो कि अनदर नेशन से बिलोंग करता है, जैसे पाकिस्तान में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, वो इंडियंस के लिए फॉरनर है, ये हम आज जानते हैं। बट इन द पास्ट इट हैज़ नॉट द सेम मीनिंग, पास्ट में यही सेम मीनिंग नहीं होता था किसी फॉरनर के लिए। इन द मिडाइवल पीरियड अ पर्सन दैट बिलोंग्स टू अदर विलेज कल्चर टाउन सोसाइटी वॉज कॉल्ड द फॉरनर। इन पास्ट में अगर आप किसी दूसरे विलेज के पर्सन हैं तो आप फर्स्ट विलेज के लिए फॉरनर होंगे। आप कोई दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं तो आप अनदर कल्चर वाले के लिए फॉरनर होंगे। आप किसी टाउन में रहते हैं तो आप विलेज वाले के लिए फॉरनर होंगे, और अगर आप किसी टाउन में रहते हैं तो आप दूसरे टाउन वाले के लिए भी फॉरनर होंगे। इसी तरह से आप किसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं तो दूसरी सोसाइटी वाले के लिए आप एक फॉरनर या फिर विदेशी इसको कहा गया होंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में। इस टॉपिक में हम मेनली ये स्टडी करेंगे कि इस टाइम पर जो हमें सोर्सेज मिलते हैं हिस्ट्री के, जैसा कि हमने 6 क्लास में भी स्टडी करा है और हम जानते भी हैं कि हिस्ट्री की जानकारी जो भी चीज़ें हमें देती हैं वो सब हिस्ट्री के सोर्सेज होती हैं। मेन सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन बुक्स, इंस्क्रिप्शंस पत्थरों में जो इनसाइड कार्विंग की जाती है, जैसे कि घरों के बाहर नेम प्लेट में भी होती है, उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जैसे कॉइन्स हो गए, टूल्स हो गए, वेपन्स जो हमको मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट डिग करके जिनकी स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे हिस्ट्री में जो सोर्सेज थे उनमें क्या क्या चेंजेस आए, मेनली उसको हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। इन दिस टाइम पीरियड हिस्टोरियंस सरप्राइजिंगली फाइंड अ लॉट ऑफ रिलायबल रिटर्न कंटेंट। इस टाइम पीरियड में हिस्टोरियंस सरप्राइजिंगली जो हिस्टोरियंस हैं उनको रिटर्न कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे पहले 6 क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास रिटर्न कंटेंट बहुत कम था लेकिन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ उसके ज़्यादा थे। इस पीरियड में अब रिटर्न कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके कुछ रीजंस थे, आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ पेपर मेड इट पॉसिबल एंड पेपर वॉज ऑल्सो ईजिली अवेलेबल टू ऑल। इस टाइम पीरियड पे पेपर की डिस्कवरी हो गई थी और वो हर जगह ईजिली अवेलेबल भी हो गया था, इसलिए रिटर्न कंटेंट बढ़ गया। नाउ पीपल यूज टू राइट डाउन एवरीथिंग इन पेपर सच एज रिलीजियस बुक्स, बायोग्राफी ऑफ द रूलर्स, टीचिंग्स ऑफ द सेंट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स ईडीसी। अब सब कुछ लोग राइट डाउन करने लगे, जैसे रिलीजियस बुक्स उस टाइम पर अब पेपर में राइट डाउन होने लगी। बाय रूलर्स के बारे में जो बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी उसको बोला जाता है किसी के लाइफ के ऊपर कोई स्टोरी लिखी जाए। अगर वो खुद लिखी हुई है तो उसको ऑटो बायोग्राफी बोलते हैं, अगर किसी और ने लिखी है तो उसे बायोग्राफी बोला जाता है। टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, सेंट्स ने जो भी टीचिंग्स दी उनको भी राइट डाउन करके पेपर में लिख लिया गया। टैक्स रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट के टैक्स रिकॉर्ड होते थे वो, और कोर्ट में जो भी प्रोसेस होती थी वो सब अब राइट डाउन करके उसको रिकॉर्ड सेव रखे जाने लगे। द रिच किंग्स मोनेस्ट्री एंड टेम्पल्स यूज टू कलेक्ट दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ये बुक लिखी जाती है लेकिन ये कलेक्ट करके संभाल के रखता कौन था? जो रिच पीपल होते थे, किंग्स होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी एंड टेम्पल्स, तो ये सब लोग इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रख लेते थे। टुडे वी कैन फाइंड आउट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन आवर लाइब्रेरी एंड द आर्काइव्स। आज के टाइम में हम इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपीज़ को लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में देख सकते हैं। आर्काइव्स ऐसी जगह, लाइब्रेरी की तरह जगह होती है लेकिन आर्काइव्स में मेनली गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं, गवर्नमेंट के वर्क के रिकॉर्ड। आज भी डिफरेंट स्टेट्स में आप जाएंगे तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के आर्काइव्स में आपको गवर्नमेंट से के वर्क से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम इन द स्टडी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी इनकी स्टडी कौन लोग करते थे? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो रिटर्न कंटेंट जो भी हमारा होता है हिस्ट्री के सोर्सेज में, उसकी स्टडी करने वालों को हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। अब हिस्टोरियंस के सामने प्रॉब्लम आती थी मैन्यूस्क्रिप्ट स्टडी करने में, वो कौन सी प्रॉब्लम थी और क्यों आती थी? Written content provides a lot of information about the medieval history, but the historians also have to face certain problems to study these manuscripts. रिटर्न कंटेंट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को मिलती है लेकिन इसके साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टडी करने में हिस्टोरियंस फेस करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड द राइटिंग। पहली जो प्रॉब्लम थी वो राइटिंग अंडरस्टैंड करने की। जैसे आप लोग कभी अपने घर गए, अपने फ्रेंड से कोई उसकी लिखी हुई बुक मांगी, तो हो सकता है आपको भी कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो कि रिटर्न उसकी राइटिंग को समझा कैसे जाए। तो यही प्रॉब्लम हिस्टोरियंस के सामने भी आती थी और अभी भी आती है। इन द पास्ट देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस एंड टू मेक अ कॉपी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स स्क्राइब्स हैड टू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जस्ट लाइक वी कॉपी अवर स्कूल वर्क फ्रॉम आवर फ्रेंड्स नोटबुक। अब जब इतनी प्रॉब्लम थी तो ऐसा क्यों नहीं करा गया कि उन लोगों को किसी प्रिंटिंग प्रेस में बुक दूसरी छाप देते? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी इनकी कॉपी कैसे होती थी? बहुत सारे लोग जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी बनाते थे उनको स्क्राइब्स कहा गया। वो उन मैन्यूस्क्रिप्ट में से चीज़ों को वैसा ही उसमें राइट डाउन कर लेते थे, जैसे कि आप लोग भी करते होंगे, आपके बड़े लोगों ने भी करा होगा। जो भी स्कूल जाते थे, कोई काम छूट जाता तो अपने फ्रेंड की नोटबुक से राइट डाउन करते थे। उसी तरह से उस टाइम पर भी कुछ लोग एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपीज़ बनाते थे, उनको स्क्राइब्स बोला जाता था। ड्यूरिंग द
During the copy manuscripts, scribes sometimes changed the content or sometimes they were unable to understand the writing. That was led them to change the content in new copy of the same manuscript. कभी कभी जो स्क्राइब्स होते थे वो मेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी करते टाइम उसमें से कंटेंट को चेंज कर देते थे. फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कुछ वहाँ पे ठीक नहीं लगता था तो अपने हिसाब से उसको ठीक करके लिख देते थे और फिर आगे वो उसी तरह से बाकी स्क्राइब्स उसको कॉपी कर लेते थे. Different copies provide different contents of the same manuscript is the real problem for because we may never find out that what is actually written in original manuscripts. Different copies provide different contents of the same manuscript is the real problem for us because we may never find out what is actually written in original manuscripts. तो ये जो डिफरेंट राइटर्स थे जो डिफरेंट कॉपीज़ कर देते थे वो इसलिए करते थे कि उन्हें या तो राइटिंग समझ में नहीं आती थी या फिर उन्हें कुछ और अपने थॉट्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको लगता था कि यहाँ पे इसको लिखा जाना सही रहेगा, इसलिए वो लिख देते थे अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स. और यही हिस्टोरियंस के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी हो गई क्योंकि एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट की जो बहुत सारी कॉपी होती थी उनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने लग गया था. हिस्टोरियन हैज़ टू स्टडी ऑल द कॉपीज़ ऑफ द सेम मैन्यूस्क्रिप्ट. अब इस वजह से जब डिफरेंट कंटेंट हो जाएगा तो ये आज के टाइम में ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो उसमें लिखा क्या था, क्योंकि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट आज तक सर्वाइव नहीं कर पाई है, उसकी कॉपीज़ ही बनती रही हैं. तो हिस्टोरियंस को इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सभी कॉपीज़ एक मैन्यूस्क्रिप्ट की जितनी भी कॉपीज़ अवेलेबल उनके पास हैं जो मिली हैं या आगे मिलेंगी उन सब को स्टडी करके ये आइडिया लगाना पड़ता है कि मेन मैन्यूस्क्रिप्ट में आखिर लिखा क्या था. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड फूड. अब हम पढ़ रहे हैं मिडाइवल पीरियड के बारे में, 1000 ईयर्स के चेंजेस के बारे में. अब इस बीच में इन 1000 ईयर्स में 750 से लेकर के 1750 तक फूड में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और फूड हैबिट्स में भी चेंजेस आए. देखते हैं क्या चेंजेस है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं. पर्सियन व्हील इन इरीगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो टेक्नोलॉजी में आया वो था पर्सियन व्हील का अब यूज़ होने लगा था इरीगेशन में. उसके बाद स्पिनिंग व्हील अब वीविंग करने के लिए, बुनाई कताई के लिए स्पिनिंग व्हील आ गए थे. फायर आर्म्स इन कॉम्बैट्स, लड़ाई में यूज करने के लिए नए नए फायर आर्म्स आने लग गए थे, तोप का इस्तेमाल होने लग गया था. इस तरह से नई टेक्नोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, न्यू फूड एंड बेवरेज इंट्रोड्यूस्ड. फूड एंड बेवरेज मतलब खाने और पीने की चीज़ें, नई चीज़ें अब हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुई. कौन कौन सी थी? पोटैटो, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी. पोटैटो इसी टाइम पीरियड में इंडिया में एज अ वेजिटेबल यूज़ होने लगा. कॉर्न भी इसी टाइम पीरियड में आया, चिलीज़ भी इसी टाइम पीरियड में यूज़ हुई, टी एंड कॉफ़ी भी इस मिडाइवल पीरियड में 1000 ईयर्स के बीच में हमारे फूड हैबिट्स में इंट्रोड्यूस हुआ. हाउ न्यू टेक्नोलॉजीज फूड एंड बेवरेज केम टू इंडिया. अब ये नई टेक्नोलॉजी और फूड बेवरेज इंडिया में आया कैसे? इट केम टू इंडिया विद फॉरेन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स. ये सभी कुछ जो न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू फूड हैबिट्स आई, ये सब जो फॉरेन से जो ट्रेडर्स आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, वो लोग अपने साथ यहाँ लेके आए. टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू पॉलिटिकल ग्रुप. पॉलिटिकल ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट ऑलवेज ट्राई टू गेन पावर टू रूल. अब यहाँ पे नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इमर्ज होने लगे. पॉलिटिकल ग्रुप्स उन ग्रुप्स को बोला जाता है जो हमेशा पावर गेन करने के लिए ही काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी इज़ अ पॉलिटिकल ग्रुप, कांग्रेस इज़ अ पॉलिटिकल ग्रुप बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू गेन द कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. गवर्नेंस मतलब जो भी प्रशासन है हमारी कंट्री का, जैसे टैक्स कलेक्शन का पावर किसके पास होगी, रूल्स बनाने की पावर किसके पास होगी, इम्प्लीमेंटेशन की पावर किसके पास होगी, ये सारी पावर गेन करने के लिए जो ग्रुप्स काम करते हैं उन ग्रुप्स को बोला जाता है पॉलिटिकल ग्रुप्स. राजपूत. इन मिडाइवल हिस्ट्री राजपूत वॉज अ वेल नोन ग्रुप दैट बिकेम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इन इंडिया. मिडाइवल पीरियड में जैसा कि आप सभी लोगों ने राजपूतों के बारे में सुना भी होगा, तो राजपूत बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्रुप था जो इस पीरियड में पॉलिटिकल पावर गेन कर रहा था. दे वर प्रेज्ड फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी. उनकी हमेशा प्रशंसा की गई है उनकी बहादुरी के लिए, ईमानदारी के लिए और उनकी निष्ठा के लिए. राजपूत वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र दैट मीन्स द सन ऑफ रूलर. राजपूत वर्ड जो है राजपुत्र वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है रूलर का बेटा. ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स दैट बिलोंग टू क्षत्रिय कास्ट स्टेटस कॉल्ड देमसेल्फ राजपूत. एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो क्षत्रिय कास्ट स्टेटस से बिलोंग करता था वो खुद को राजपूत बोलते थे. नॉट ओनली द क्षत्रिय रूलर्स बट द चीफ्स, कमांडर्स एंड सोल्जर्स फ्रॉम क्षत्रिय स्टेटस कॉल्ड देमसेल्फ राजपूत. केवल रूलर नहीं, जैसे कि हमने देखा राजपुत्र का मीन्स होता है सन ऑफ रूलर, तो केवल रूलर्स या रूलर्स के बेटे ही नहीं, जबकि क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करने वाले सभी चीफ एंड सभी कमांडर्स, सभी सैनिक, जो भी लोग क्षत्रिय स्टेटस से बिलोंग करते हैं वो सभी खुद को राजपूत बोलते थे. अदर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ दिस पीरियड,
इस पीरियड के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप है जिन्होंने पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया था और उसमें सक्सेस भी रहे थे, वो हैं सिख्स, अहोम्स, जाट्स, मराठास एंड कायस्थास। न्यू सोशल ग्रुप्स, अब पॉलिटिकल ग्रुप्स में तो चेंजेस आ रहे थे, तो इसी तरह से सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंज आ रहे थे, जिसकी वजह से नए नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज होने लगे। कैसे, देखते हैं नए सोशल ग्रुप्स कैसे इमर्ज हो रहे थे, उसको देखते हैं। इन मिडाइवल पीरियड न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स स्टार्टेड कटिंग द फॉरेस्ट टू मेक प्लेन लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैड टू लीव देयर नेचुरल हैबिटेट। अब जो न्यू न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स आ रहे थे वो पेड़ों को काट रहे थे, जंगलों को काट रहे थे, ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए प्लेन लैंड उनको मिल सके। अब वो क्यों काट रहे थे, क्यों उनको एग्रीकल्चर के लिए प्लेन लैंड चाहिए था? क्योंकि जितना ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के पास काम रहेगा और वो राजा से खुश रहेंगे। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, जब एग्रीकल्चर होगा तो राजा के पास टैक्स कलेक्शन पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो रिच होगा और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहा था। अब इसकी वजह से जो बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जैसे कि हमने 6th क्लास में ही पढ़ा है हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में, जो फॉरेस्ट में ही रहते थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनको बोला जाता है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ना पड़ा। नेचुरल हैबिटेट मतलब वो जगह जहाँ पे इंसान रहता है नेचुरल एटमॉस्फेयर में। सम पीपल डिड नॉट लीव देयर लैंड एंड चूज टू बिकम पीजेंट। कुछ लोगों ने तो अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ दिया, वो दूसरे जंगलों में चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। उन लोगों ने अपनी जगह को नहीं छोड़ने का डिसीजन लिया और पीजेंट बन गए, एग्रीकल्चर स्टार्ट करने लगे। सम पीपल गॉट सम स्मॉल लैंड टू डू एग्रीकल्चर एंड सम पीपल ऑफ देम गॉट बिग लैंड्स। अब यहाँ पे देखिए सोसाइटी में चेंजेस आने लगे जब एक एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, पेड़ों को काटा जाने लगा पॉलिटिकल ग्रुप्स के थ्रू। तो क्या चेंजेस आने लगे? सबसे पहला चेंजेस, कुछ लोगों के पास स्मॉल लैंड आया और कुछ लोगों के पास ज़्यादा लैंड आया। जिसके पास कम लैंड आया वो एग्रीकल्चर कम कर पाएगा, उसको उसकी इनकम भी कम जनरेट होगी। जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा एग्रीकल्चर ज़्यादा करेगा, उसकी इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस सोसाइटी में भी आ गया, ठीक है, अपर क्लास और लोअर क्लास का डिफरेंस आ गया। सम पीपल स्टार्टेड वर्क एज गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ईटीसी। अब कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर के अलावा गोल्ड स्मिथ का काम स्टार्ट कर दिया इस टाइम पीरियड में, कुछ लोग ब्लैक स्मिथ बन गए। इसी तरह से बहुत सारे अदर काम, क्राफ्ट वर्क लोग करने लग गए। तो यहाँ पे अब सोसाइटी में एक और ग्रुप हो गया जो केवल एग्रीकल्चर या हर्डिंग या हंटिंग गैदरिंग नहीं करता था। अब क्राफ्ट पर्सन भी लोग आ गए, 3 ग्रुप आ गए। दीज फॉरेस्ट ड्वेलर्स नाउ बिकेम अ पार्ट ऑफ वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस टू देयर लॉर्ड्स। अब ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो हंटर्स गैदरर्स थे, ये पहले हमारी वर्ना बेस्ड सोसाइटी का पार्ट नहीं थे। मीन्स ये लोग वर्ना सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। वर्ना सिस्टम क्या है? वर्ना सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण ग्रुप को रखा जाता है, सेकंड में क्षत्रिय को, थर्ड में वैश्य को और फोर्थ में शूद्र ग्रुप को रखा जाता है। तो इस ग्रुप सिस्टम को ये लोग नहीं फॉलो करते थे। लेकिन जो लोग वहाँ पे रुक गए, जिन्होंने अपना नेचुरल हैबिटेट नहीं छोड़ा, एग्रीकल्चर स्टार्ट करा पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ, वो लोग अब उसी सोसाइटी का पार्ट बन गए एंड स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस टू देयर लॉर्ड्स। अब इससे पहले वो लोग टैक्सेस नहीं देते, लेकिन अब उन्हें अपने लॉर्ड्स को, जो भी उनके मालिक लोग थे, उनको टैक्स भी देना पड़ गया। द पीपल फ्रॉम सेम ऑक्यूपेशन मेड ग्रुप्स टुगेदर, दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड जातीज। अब जो लोग एक ही ऑक्यूपेशन से रहते थे, जैसे जो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे या जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, जो लोग गोल्ड स्मिथ का काम करते थे, ब्लैक स्मिथ का काम करते थे, ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए। कोई गोल्ड स्मिथ का ग्रुप हो गया, कोई ब्लैक स्मिथ का ग्रुप, कोई फार्मर्स का ग्रुप, कोई हर्डर्स का ग्रुप। इन ग्रुप्स को बोला गया जातीज। अब इस तरह से जातीज इमर्ज हो गई। इस देखिए सोसाइटी में एक और इंपॉर्टेंट चेंज आ गया, जाति का इमरजेंस हो गया। जातीज वर रैंक्ड हाई और लो स्टेटस इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड रिसोर्सेज, बट द स्टेटस ऑफ जातीज वर नॉट सेम एवरीवेयर। अब किसी भी इन जातीज में रैंक सिस्टम भी शुरू हो गया कि कौन सी जाति हाई रैंक पे रहेगी, कौन सी जाति लो रैंक पे रहेगी। जैसे कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी में वर्ना सिस्टम था, अब वर्ना सिस्टम के अंदर ही जाति सिस्टम भी आ गया कि कौन सी जाति ऊपर रहेगी, कौन सी नीचे रहेगी। अब ये किस बात पे डिपेंड करता था? ये डिपेंड करता था द रिसोर्सेज दे हैव और द वर्क दे डू। वो कौन सा काम कर रहे हैं और उनके पास कितने रिसोर्स है। रिसोर्सेज मतलब जो भी उनकी इनकम है वो, और उनके पास जो लैंड है, जो भी उनके पास फॉरेस्ट का कितना लैंड है, फ्रूट्स कितना है, एग्रीकल्चर लैंड कितना है, वाटर सप्लाई कितनी है, एनिमल्स कितने हैं, ये सब उनके रिसोर्सेज थे। तो इस पर डिपेंड करने लगे कि कौन सी जाति पावरफुल होगी और कौन सी जाति नहीं होगी। लेकिन ये जाति का जो स्टेटस था वो हर जगह एक जैसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स का एक ग्रुप है, अगर वो एक जाति है और वो अपने विलेज में सबसे पावरफुल होगा क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और वो उनके पास बहुत ज़्यादा काम भी है, तो अपने विलेज में वो हाई रैंक पे रहेंगे। लेकिन अगर उसी रैंक की, उसी एग्रीकल्चर फार्मिंग ग्रुप में का कोई दूसरा विलेज में ग्रुप है फार्मर्स का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मर्स का ग्रुप वहाँ पे भी हाई रैंक पे रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पास काम कम हो और ये भी हो सकता है कि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो, जिससे कि उनकी इनकम भी ज़्यादा जनरेट ना हो पाए।
तो मेन रीज़न यही है, जो जितनी ज़्यादा इनकम करेगा उसकी उस जाति को या ग्रुप पीपल के ग्रुप को उतनी हाई रैंक या लो रैंक मिलेगी। जातीज मेड रूल्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ देयर मेंबर्स। अब ये जातीज तो बन गई, ग्रुप्स तो बन गए लोगों के, लेकिन अभी ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके बिहेवियर के लिए एक जो है रूल बुक होती थी या फिर रूल्स बनाए जाते थे, जिससे कि जाति के मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो जाति के दूसरे मेंबर के लिए नुकसानदायक ना हो। द रूल्स ऑफ जातीज वर इम्पोज बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स। अब इन जातीज में रूल्स बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो था जाति के कुछ एल्डर्स लोगों की एक असेंबली करती थी। असेंबली बोला जाता है सभा। द असेंबली ऑफ एल्डर्स वॉज नोन एज जाति पंचायत। इसी जो असेंबली ऑफ एल्डर्स है, इसी को हम आज जाति पंचायत के नाम से भी जानते हैं। मेंबर्स ऑफ द जातीज हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर जातीज। जाति के किसी भी मेंबर को अपनी जाति के सभी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे या फिर उनसे ज़बरदस्ती वो रूल्स फॉलो करवाए जाते थे। हाउएवर जातीज ऑल्सो हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जातीज को अपने रूल्स तो फॉलो करने ही होते थे, उसके अलावा विलेज के जो लॉर्ड्स थे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन प्रशासन, जो कानून जो होते थे, जैसे कि आज भी हम देखते हैं, वो भी उन लोगों को उस टाइम पे फॉलो करने पड़ते थे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीजन एंड एम्पायर। एक छोटे प्लेस को रीजन बोला जाता है और बहुत बड़े एरिया को, जिसके अंदर बहुत सारे किंगडम्स और रीजन इंक्लूड होते हैं, उसको एम्पायर बोला जाता है। सम रूलर्स इस्टेब्लिश बिग एम्पायर। कुछ रूलर्स ने बहुत बड़े बड़े एम्पायर इस टाइम पीरियड पे इस्टेब्लिश कर लिए थे। उनके नाम है चोलास, मुगल्स और इस तरह से और भी कई एम्पायर्स हैं। दीज एम्पायर्स कंट्रोल अ लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इन्फ्लुएंस द रीजनल ट्रेडिशन। इन एम्पायर्स ने केवल कुछ किंगडम या कुछ रीजन्स को ही कंट्रोल नहीं करा, इन्होंने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट्स को कंट्रोल करा, जिसकी वजह से वो उनके रीजनल ट्रेडिशंस को भी इन्फ्लुएंस कर पाए। Whenever these big kingdoms or empires were declined, the regions always declared themselves independent. जब भी ये बड़े बड़े एम्पायर डिक्लाइन होते थे या बर्बाद होते थे, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा एम्पायर या एम्पायर ना होने की वजह से जो छोटे छोटे एम्पायर और रीजन्स थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। However, these new independent regions followed the policies like the official language of government, tax system, etc. of the previous empire. हालांकि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद भी ये जो स्मॉल रीजन्स और किंगडम्स होते थे, ये जो बड़े एम्पायर्स की जो पॉलिसीज़ थी, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज गवर्नमेंट की कौन सी होगी, टैक्स सिस्टम किस तरह का होगा, इटीसी, बहुत सारे जो भी सिस्टम और पॉलिसीज़ थी, वो पूरा प्रीवियस एम्पायर की ही अपने रीजन, इंडिपेंडेंट रीजन या किंगडम्स में फॉलो करते थे। इसीलिए हमने बोला भी था कि जो एम्पायर हैं वो रीजनल ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, क्योंकि उन्हीं रीजनल ट्रेडिशंस में फिर जो बड़े बड़े एम्पायर्स के टाइम पे पॉलिसी चलती थी, उनको फॉलो किया जाता था। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंग्वेजेस। अब हमने ऊपर देखा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इन 1318 अमीर खुसरो टोल्ड दैट मोस्ट ऑफ द रीजन्स हैड डेवलप्ड देयर ओन लैंग्वेजेस बाय 7th सेंचुरी। अमीर खुसरो एक हिस्टोरियन सा था, उसने 1318 में ये बता दिया था कि 7th सेंचुरी तक इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेज डेवलप हो गई थी। सम प्लेसेस वेयर डिफरेंट लैंग्वेज डेवलप आर, सिंध प्लेस में सिंधी लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, लाहौर में लाहौरी, कश्मीर में कश्मीरी, अवध में अवधी और दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदी। अमीर खुसरो ऑल्सो मैंसनड अ लैंग्वेज कॉल्ड संस्कृत दैट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक प्लेस। अमीर खुसरो ने इन लैंग्वेज के अलावा ये लैंग्वेज किसी स्पेसिफिक प्लेस को इंडिकेट करती है, जैसे सिंधी सिंध में डेवलप हुई, लाहौरी लाहौर में डेवलप हुई। लेकिन एक और लैंग्वेज बताई गई है अमीर खुसरो के द्वारा, वो है संस्कृत। उसको उसने किसी स्पेसिफिक प्लेस से अटैच नहीं किया है, उसने कहा है कि एक और लैंग्वेज थी संस्कृत, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी, एंड द संस्कृत लैंग्वेज वॉज ओनली अंडरस्टूड बाय ब्राह्मणास। जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो केवल ब्राह्मणास ही उनको समझ सकते थे और यूज़ करते थे। यही रीज़न था कि इस टाइम पीरियड पे ब्राह्मणास का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। इन मिडाइवल पीरियड सम चेंजेस टुक प्लेस इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ इन इंडिया। अब इंडिया में इस मिडाइवल पीरियड में जब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो रिलीजन्स में भी कुछ चेंजेस हो रहे थे। देखते हैं कौन कौन से रिलीजन में क्या क्या चेंजेस हुए। फर्स्ट बात कर लेते हैं हिंदुज़म की। इन हिंदुज़म न्यू डेटीज़ वर इमर्ज इन हिंदुज़म। डेटीज़ मतलब देवी और देवता, नए देवी और देवता हिंदू धर्म में शामिल किए गए। रूलर्स स्टार्टेड बिल्डिंग बिग एंड स्प्लेंडेड टेम्पल्स। जो रूलर्स थे उन्होंने बड़े बड़े और भव्य शानदार मंदिरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, न्यू डेटीज़ इमर्ज हो गई थी और जो बिल्डिंग्स, जो टेम्पल बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी टाइम पीरियड में आया था। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणास वर इंक्रीज्ड। ब्राह्मणास का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उन्हीं को संस्कृत लैंग्वेज की नॉलेज थी। न्यू थॉट्स ऑफ भक्ति इमर्ज। अब भक्ति के नए थॉट्स भी इमर्ज हो गए। ये सभी चीज़ें हम आने वाले टॉप चैप्टर्स में डीपली स्टडी करेंगे।
और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ हिस्टोरियन डिवाइडेड हिस्ट्री। हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किस बेस पे किया। जो 3 डिवीज़न थे, एंशियंट पार्ट, मिडेवल पार्ट और जो मॉडर्न पार्ट थे, वो कैसे डिवाइड किए, और क्या इन्हीं पार्ट्स में हिस्टोरियन ने स्टार्टिंग में भी डिवाइड कर लिया था, डिवाइडिंग का कोई और बेस था। तो देखते हैं इसको। इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने अपनी पावर का यूज़ करते हुए इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट हिंदू पीरियड, सेकेंड पार्ट मुस्लिम पीरियड, थर्ड पार्ट ब्रिटिश पीरियड। In Hindu period, most of the rulers were Hindus. In Muslim period, most of the rulers were Muslim. In British period, British got the power to rule in India. लिमिटेशन, अब इनमें कमियां क्या थी। ये जो डिवीज़न ब्रिटिश ने करा था, इनको माना क्यों नहीं जाता, इसमें क्या क्या कमियां थी वो लिमिटेशन में देखेंगे। इन प्रेजेंट टाइम हिस्टोरियंस डू नॉट एक्सेप्ट दिस डिवीज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आज के टाइम में जो ब्रिटिश ने डिवाइड करा था इंडियन हिस्ट्री को, उसको बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो उसकी कुछ कमियां बताते हैं, कुछ रीज़न बताते हैं इसके पीछे कि इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा सकता। तो कमियां देख लेते हैं। रिलीजन ऑफ द रूलर्स इज़ ओनली मैटर्स अकॉर्डिंग टू दिस डिवीज़न। इस डिवीज़न में ये बताया गया है कि जो रूलर्स का रिलीजन था केवल वही मैटर करता है और कुछ नहीं। अगर रूलर हिंदू है तो हिंदू पीरियड, रूलर मुस्लिम है तो मुस्लिम पीरियड, और अगर रूल करने की पावर ब्रिटिश के पास आ जाती है तो वो ब्रिटिश पीरियड हो गया। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देयर वर ऑल्सो जैन एंड बुद्धिस्ट रूलर्स ड्यूरिंग द हिंदू पीरियड, क्योंकि हिंदू पीरियड में बहुत सारे जैन और बुद्धिज्म रूलर भी थे, उनकी बात नहीं की गई। देयर वर हिंदू रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड, और मुस्लिम पीरियड में भी बहुत सारे हिंदू रूलर्स डिफरेंट पार्ट्स में थे, उनको भी अनदेखा कर दिया। देयर वर हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स रूल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिश पीरियड में भी बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम रूलर्स थे। दिस डिवीज़न डज नॉट फोकस ऑन द रिलीजन ऑफ कॉमन पीपल। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है कि कॉमन पीपल के रिलीजन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस डिवीज़न चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलीजियस थॉट्स एंड फूड हैबिट्स etc आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इस डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो डिसीजन आए, वो डिफरेंस आए, चेंजेस आए, वो कोई मायने नहीं रखते। रिलीजन में थॉट्स में जो डिफरेंस आए उनको भी यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। फूड हैबिट्स और बाकी अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, उनको भी इस डिवीज़न का बेस नहीं बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। डिवीज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में जो अब प्रेजेंट के हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश का डिवीज़न तो खारिज कर दिया, लेकिन प्रेजेंट में हिस्ट्री को उन्होंने एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पार्ट में जो डिवाइड किया, उसके लिए उन्होंने बेस बताया। फर्स्ट, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट टेक्निक्स यूज्ड इन इरिगेशन, ओल्ड रिलीजन्स एंड ओल्ड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल आर द बेस फॉर एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का जो बेस बनाया है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, एंशियंट पीरियड में उन्हीं चीज़ों को रखा गया है जो एंशियंट टाइम में यूज़ होती थी। जैसे कि एंशियंट टाइम में यूज़ होने वाले इरिगेशन के मेथड्स वगैरह, टूल्स, ओल्ड रिलीजन, ओल्ड टाइम में कौन से रिलीजन होते थे, और जब तक ये रिलीजन एक जैसे रहे, उनमें कोई चेंज नहीं आया, तब तक इन चीज़ों को एक ही एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट मान लिया। मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? जब डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन इरिगेशन फ्रॉम एंशियंट टाइम, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिलीजन्स एंड लाइफ स्टाइल फ्रॉम एंशियंट टाइम। अब एंशियंट टाइम में जो टूल्स यूज़ होते थे इरिगेशन में, वो कभी आगे जा करके एडवांस हो गए थे और फिर दूसरे टाइप के टूल्स आ गए थे। जो ओल्ड रिलीजन होते थे वो भी आगे चल करके नए नए रिलीजन आने लगे, जैसा कि हमने देखा हिंदू मुस्लिम सब आने लग गए, रिलीजन में चेंजेस होने लगा। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, हमने देखा कि इससे पहले लोग खाने में पोटैटो वगैरह यूज़ नहीं करते थे, लेकिन इस टाइम पे पोटैटो वगैरह भी यूज़ करने लग गए। तो यहाँ पे से हिस्ट्री का एक दूसरा टाइम पीरियड शुरू हो गया, जिसको उन्होंने हमारे हिस्टोरियंस ने आज के टाइम में बोला है मिडाइवल हिस्ट्री। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री टॉक्स अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन इरिगेशन फ्रॉम मिडाइवल टाइम पीरियड, डिफरेंट रिलीजन्स एंड रिलीजियस थॉट एंड लाइफ स्टाइल फ्रॉम मिडाइवल टाइम पीरियड। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कहाँ से हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज होना शुरू हुआ। हमारी मतलब कॉमन पीपल की। ये इन सब का बेस इनका कॉमन पीपल था। इनमें से किसी भी पार्ट में हमको ये देखने को नहीं मिला है कि कब कौन सा रूलर हुआ करता था। तो मॉडर्न पीरियड में हम स्टडी करते हैं हमारी लाइफ स्टाइल कैसे मिडाइवल पीरियड से चेंज है और कब से ये चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे, वहाँ पे से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री का तीन पार्ट्स में डिवीज़न कर दिया। बेनिफिट्स ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब लास्ट टॉपिक में हमें देख लेंगे कि जो प्रेजेंट में हिस्ट्री का डिवीज़न हिस्टोरियंस ने किया है उसके बेनिफिट्स क्या थे। रिलीजन ऑफ द रूलर्स इज़ नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जैसा कि पहले ऊपर ब्रिटिश ने रिलीजन बेस्ड डिवीज़न किया था, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं रह गया था, क्योंकि रूलर का डिवीज़न अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इसमें पूरी सोसाइटी के रिलीजन की बात थी। दिस डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री फोकस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल बिहेवियर, रिलीजियस बिलीव्स, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, वेपन्स एंड फूड हैबिट्स etc ऑफ द होल सोसाइटी फॉर अ वाइल।
इस डिवीज़न का बेस था कि सोसाइटी के लोगों का बिहेवियर कैसा था, सोसाइटी के लोगों में रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, वो कैसी टेक्निक यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए, किस टाइप के टूल्स और वेपन्स यूज़ करते थे, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, और ये सब कुछ वो कितने टाइम तक स्टेबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते थे। एक टाइम पीरियड के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब जहाँ पे से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता था वहाँ से पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाती थी। यही बेस था हमारे आज के हिस्टोरियंस का के द्वारा हिस्ट्री को एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड करने का। सो इट वुड बी इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग. Subscribe our channel for the further lectures.